ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं कि कार्बन क्रेडिट जो है वो कहाँ से आया। तो कार्बन क्रेडिट को सबसे पहले हम इसको कार्बन ऑफसेट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये वातावरण में जो ग्रीन उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सापेक्ष दिया जाने वाला एक क्रेडिट है। ठीक है, जिसका उपयोग कौन कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, उद्योग कर सकते हैं, व्यक्ति द्वारा उत्सर्जन के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में भी किया जा सकता है, ताकि क्या हो सके, ये इसके पीछे क्या था, मोटिव क्या था कि उत्सर्जन को कम किया जा सके, किसके, कार्बन को उत्सर्जन को कम किया जा सके। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कैप और ट्रेड गुड मॉडल भी कहा जाता है, कैप और ट्रेड मॉडल भी कहा जाता है। इसी का नया रूप आया जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बन ट्रेडिंग कह रहे हैं, सॉरी कार्बन क्रेडिट कह रहे हैं, जिसका उपयोग, जो ये कैप ऑन ट्रेड था, ये इसका उपयोग कब किया गया, इसका उपयोग सल्फर प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था। तो अब हम समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट जो है वो आया कैसे। तो ये जो कार्बन क्रेडिट, पहली बात, कार्बन क्रेडिट जो है किसके बराबर में होता है, तो एक कार्बन क्रेडिट 1 मीट्रिक टन जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके बराबर होता है। हाँ, तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था हमारा, कॉप थर्ड जो हुआ था कब, 1997 में, कहाँ पे, जापान में। क्योटो जो है जापान का शहर है एक, वहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था UNFCCC का, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने क्योटो प्रोटोकॉल की रूपरेखा रखी थी और हमने कहा था कि इसको हम अपनाएंगे, किसके लिए, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक है, तो यहीं से क्या निकल के आया था, यहीं से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निकल कर आई थी। इसके साथ साथ और भी चीज़ें निकल के आई थी, जैसे संयुक्त कार्यान्वयन। तो इसमें क्या कहा गया था कि ठीक है, मतलब जो विकासशील देश हैं वो क्या करें, विकसित देशों के अंदर जाके या फिर 2 विकसित देश ही मिलकर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज वगैरह लेके आए जिससे क्या हो सके कि कार्बन का जो एमिशन है वो कम हो सके। उसके अलावा स्वच्छ विकास तंत्र था, इसमें क्या था कि विकसित देश विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस कटौती के लिए कुछ परियोजनाएं लगाएंगे। इसके अलावा था अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, इसमें क्या था कि देश अपने आवंटित उत्सर्जन लक्ष्यों को संतुलित बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार, क्रेडिट बाजार में व्यापार कर सकते हैं। तो अभी इतनी बार हमने सुन लिया कार्बन क्रेडिट ये होता क्या है, इसके बारे में जाने। तो कार्बन बाजार, उत्सर्जन में कमी और निष्कासन को व्यापार योग्य संपत्तियों में बदलना, जो उत्सर्जन में कमी की और जो निष्कासन किया उसको व्यापार योग्य संपत्तियों में बदलना ही क्या कहलाएगा, जहाँ पे ये चीज़ किया जाएगा उसको हम कार्बन बाजार कहेंगे। ठीक है, कार्बन बाजार जो है वो स्वैच्छिक भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन पे जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसके थ्रू हमने इस चीज़ को अपनाया था। जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था वो क्या था, वो एक प्रतिबद्धतापूर्ण समझौता था और इसको हमने 2 फेज में किया था, 2018 से 2012 में, और उसके 2008 से लेके 2012, और उसके बाद किया था 2013 से लेके 2020 तक। इसी के बाद हमने क्या किया, COP21 किया था जिसमें हम पेरिस समझौता लेके आए थे। कार्बन बाजार का क्या महत्व है, तो आपको पता ही है, इससे क्या हो सकता है, इससे हम कार्बन न्यूट्रल बन सकेंगे और कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकेंगे। कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो हमारा ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा और ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा तो हम जलवायु परिवर्तन की जो इतनी सारी घटनाएं हो रही है उसको हम कम कर सकेंगे। तो ये सब वही है। भारत के भी कुछ लक्ष्य हैं, वो लक्ष्य क्या है, भारत को आपको पता ही है कि INDC जो है भारत का, INDC जो है उसका वो कब अपनाया गया था, वो COP21 में, कौन सा, जो पेरिस समझौता हुआ था इसमें अपनाया गया था। इसमें क्या किया गया था, इसके थ्रू हमने पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें हमने क्या अपनाया था, INDC को अपनाया था। तो अभी क्या किया गया, उस INDC को अपडेट कर दिया गया। INDC मतलब क्या है, इसमें क्या किया गया था कि सभी देशों ने कहा था कि देखो तुम हमारे ऊपर कोई टारगेट मत थोपो, सब देश अपने अपने मिलके, मतलब अपने हिसाब से जितनी उनकी क्षमता होगी उस हिसाब से वो क्या करेंगे, कुछ लक्ष्य निर्धारित करेंगे और वो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, INDC कहा जाता है। तो अभी क्या हुआ, अपडेट हो गए थे। इससे पहले क्या थे कि 2005 जो है उसको क्या माना जा रहा है, एक बेस ईयर माना जा रहा है।
उससे क्या करना था कि 30 से लेके 35% तक जो कार्बन वो उत्सर्जन की तीव्रता है उसको कम करना था, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, अब उसको 40% कर दिया गया है। इससे पहले जो हमारा ये था कि हम गैर जीवाश्म ईंधनों से हम जो क्या प्राप्त करेंगे, गैर जीवाश्म ईंधनों से हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे, वो कितना था पहले 40% था, और अब उसको कितना कर दिया गया बढ़ा के, अब उसको 50% कर दिया गया है। 500 गीगावाट रिन्यूएबल गीगावाट क्या करेंगे, जो नवीकरणीय ऊर्जा की बनाने की टारगेट रखा हुआ है 2030 तक। उसके अलावा 2070 तक कहा गया है कि हम नेट जीरो का क्या कर लेंगे, नेट जीरो की प्राप्ति कर लेंगे। तो ये क्या था, ये कुछ इनके अपडेटेड वर्जन है। उसके अलावा सोलर मैन्युफैक्चर डिवीजन लगाया गया है। ये सब हो गया। अब हम फाइनली आते हैं अपने कार्बन क्रेडिट क्या है। तो गाइस इसमें क्या होता है कि इसमें होता है जैसे ए है और बी है, तो इनको कुछ टारगेट दिए जाते हैं। टारगेट दे दिया गया कि भाई देखो तुम्हें इतने मतलब 150 बिलियन टन से ज़्यादा क्या नहीं करना है, आप कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी दिया, इसको भी दिया। तो इसने क्या किया, इसने भाई 100 से भी या फिर 75 कार्बन का उत्सर्जन किया। तो अगर ये 75 कार्बन का उत्सर्जन करेगा तो इसके पास 75 यूनिट्स तो बच जाएंगी। तो वो क्या होगी इसकी, ये इसके पास क्या बच गया, इसका क्रेडिट हो गया। मतलब कि जितना इसने अपना कार्बन कम एमिशन किया था वो इसके पास किस चीज़ के रूप में जमा होगी, कार्बन क्रेडिट के रूप में। और इसने क्या किया, बी ने 175 के करीब कर लिया, ठीक है। 175 नहीं, हम लोग 225 ले लेते हैं ताकि, हाँ इसने क्या किया, इसने 225 के करीब एमिशन कर दिया। तो अब इसको दिया कितना गया था टारगेट, 150 के करीब दिया गया था ना कि भाई तुम 150 से अबव नहीं कर सकते। अगर तुम अबव करोगे तो तुम्हें क्या होगा, कुछ पेनल्टीज लगेंगी। तो अब ये क्या कहेगा, ये बेचारा डर जाएगा, ये कहेगा अब मेरे पे पेनल्टी तो लगेंगी ही लगेंगी, उसके साथ साथ मेरा हो सकता है कि मेरी जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाए। तो इस वजह से क्या करेगा कि ये ए के पास जाएगा, ठीक है, और ए से कहेगा देख भाई तेरे पास जो ये तेरे 75 क्या बचे हुए हैं, कार्बन क्रेडिट बचे हुए हैं, तो वो मुझे दे दे, ठीक है। या वो उससे खरीद लेगा, मतलब बी जो जाएगा ए के पास और क्या कर लेगा, उससे कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा। तो इसी को क्या कहा जा रहा है, कार्बन क्रेडिट कहा जा रहा है। और कार्बन बाजार का है जहाँ पे ये कार्बन क्रेडिट बिकेगा उसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बन बाजार कहा जा रहा है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है हिमालय याक, ठीक है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, ये अभी खबरों में है। तो क्या किया है, जो हिमालय याक है उसको फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है फसाई, इसने क्या कर लिया है, खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दे दी है इसको। तो खाद्य पशु के रूप में इसको मंजूरी दे दी गई है। खाद्य पशु होते कौन से हैं, जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन और उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, हम खाद्य पशु कहते हैं, ठीक है गाइस। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हिमालय याक के बारे में जाए। तो याक क्या है, ये बोवाइन जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा बाइसन, भैंस, मवेशी भी इसमें शामिल होते हैं। और ये जहाँ रहते हैं उसका तापमान बहुत ज़्यादा लो होता है, कितना, -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान को ये सहन करने के लिए होते हैं। अब देखो इतनी ऊंचाई पर है, आपसे यूपीएससी ने कितनी बार 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मरुस्थल में अगर कोई जीव रहता है तो वो उसकी जो मतलब बनावट है शरीर की कैसे होगी। उसके अलावा उसने पूछा था मरुस्थलीय पौधे कैसे होते हैं, क्यों, क्योंकि मरुस्थल में बहुत ज़्यादा तापमान होता है तो उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होगा ना पानी का, पानी एवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा। तो भाई वहाँ एक तो पानी कम है, तो लोग कैसे रह रहे हैं, जीव जंतु कैसे रह रहे हैं, अडेप्टेशन कैसे कर रखा है, इन चीज़ों के बारे में वहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो इनके क्या है, लंबे बाल हैं। लंबे बाल होंगे तो क्या होगा कि इनकी जो मतलब जो ठंड होगी ये सीधे स्किन को इफेक्ट नहीं करेगी। ये लंबे बाल क्या है, अनुकूलन की निशानी है। पर्दे की तरह अपने पक्षों पर लटके रहते हैं और ये इतने लंबे होते हैं कि कभी कभी जमीन तक भी छूने लग जाते हैं। हिमालय याक को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कहाँ पे, तिब्बती किंवदंती के अनुसार तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु रिनपोछे ने सबसे पहले याक को क्या किया था, पालतू बनाया था। तो ये क्या है, ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। हिमालय क्षेत्र में उच्च तुगनता मतलब ऊंची एल्टीट्यूड पे रहते हैं ये, और खानाबदोश की जीवन
रेखा के रूप में जाना जाता है। किनको? ये तिब्बती किवंती को। इनका पर्यावास कहाँ है ये देख ले, तो ये इन्होंने बताया कि हिमालय वाला जो रीजन है वहाँ पे है, बहुत ऊंचाई पे है। तो ऊंचाई वाला एरिया अगर हमें भारत में सबसे ज़्यादा देखना है तो वो हिमालय ही दिखेगा। और ये तिब्बती पठार और उसके आसपास के सटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इंडिया में कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, मतलब ये वाली जो बेल्ट है हमारी गई हुई है हिमालय की, उसमें। इसमें क्या हो रहा है? अभी गिरावट देखने को मिल रहा है। मवेशियों के परिवार का जो है ये, उनमें गिरावट देखने को मिल रहा है। खतरा क्या है? जलवायु परिवर्तन, इनब्रीडिंग, इनका जंगली याक जो है इसकी क्या स्थिति है? IUCN में ये सुभेद्य यानी वनरेबल है। IUCN के द्वारा याक को जंगली प्रजातियों का बोस म्यूट्स, जबकि घरेलू प्रजातियों को बोस ग्रूनियस के तहत वर्गीकृत करता है। साइट्स के तहत ये क्या है? ये परिशिष्ट वन में है। और क्या? भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में ये क्या है? शेड्यूल 1 के तहत है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है जो पेपर के लिए है। आई होप गाइज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम कल यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मिलेंगे। ओके गाइज, बाय।